हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। आई होप, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से न्यू लेक्चर में आ गए हैं। जो हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, जिसमें हमने डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी वेक्टर, 3D, से पहले एओडी, ये सब हमने डिस्कस किया था। जो कि हमारी सीरीज है जेई मेंस 2020-22 के लिए पूरा का पूरा होल रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन विद वही कंसेप्ट रहेगा हमारा, सिंपल थ्योरी प्लस सम प्रॉब्लम्स। इस टाइप से हम करेंगे तो पूरा का पूरा जितना भी हो सकता है उतना पॉसिबल, यहाँ पर जितना भी पॉसिबल हम कंटेंट कवर करेंगे, उससे हमारे लिए कि जेई मेंस एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर हम कर सके। तो इसमें मैंने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट की है वो कुछ एग्जाम से है, कुछ आईआईटी जेई एग्जाम से है, कुछ अदर एग्जाम से भी है। पर हैं वो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि वो जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हैं एक टाइप से। ठीक है, और बेसिकली हम जो सारी सारी थ्योरी यहाँ पर कवर करेंगे इसी, जिसमें आपका मैट्रिक्स की कुछ थ्योरी होगी, कुछ डिटरमिनेंट की थ्योरी होगी, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, और हो सके तो पूरा का पूरा लेक्चर देखें। यदि आप हाफ लेक्चर देखते हैं तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन, हाफ इन्फॉर्मेशन अच्छा नहीं रहता है। तो आप कोशिश करें पूरा का पूरा लेक्चर देखें। डेफिनेटली आप 100% इसका फायदा मिलेगा आपको, और इसका फायदा आप खुद भी चेक कर सकते हो। यदि कोई भी आप पर्टिकुलर मॉक देख के देखते हो, यदि इसको देखने के बाद कोई भी मॉक एग्जाम देते हो, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप खुद भी चेक कर सकते हो अपने आप को, है ना। तो ये अब देखिएगा, हम सबसे पहले इसमें बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस लेने वाले हैं। व्हाट इज द मैट्राइसिस, ये सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं थोड़ा सा आइडिया देके थोड़ा स्पीड में कराने वाला हूँ कि मैट्राइसिस क्या होगी, टाइप ऑफ मैट्राइसिस कैसे होते हैं, कि एडजॉइंट क्या होता है, ये सब निकालना बताऊंगा, प्रॉपर्टी बताऊंगा। मेनली जो है वो है प्रॉपर्टीज। उन्हीं से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनवर्स क्या होगा, इनवर्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, एडजॉइंट्स की रिलेटेड से प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स आ जाती है, डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी प्रॉपर्टी को बना के एक मिक्स क्वेश्चन कर दिया जाता है, तो वो टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो चलिएगा, हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइप ऑफ मैट्राइसिस, कि मैट्रिक्स किसकी टाइप की होती है। तो बेसिकली हमें मालूम है कि बहुत सारी टाइप्स की होती है। तो उसमें सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें केवल एक रो, ठीक है, ओनली वन रो, ओनली वन रो। ठीक है, और कितने भी कॉलम कितने भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे जितने मर्जी पड़े उतने हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये वन रो ओनली। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें केवल वन कॉलम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली कॉलम मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होती है कि ऑल द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। कोई भी ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है आपकी, ये एम क्रॉस एन की हो सकती है, कोई से भी स्क्वायर ऑर्डर हो सकता है, 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 1x3 हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, पर नल मैट्रिक्स क्या होगी, नल मैट्रिक्स वो होगी जिसमें ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी आपके पास मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट आ रहे हो, वो सारे के सारे कैसे हो, जीरो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ जो कॉलम है वो ज्यादा हो, मतलब लाइक दैट, जैसे कि 4 3 2। आपने यहाँ पे देखा एक ही रो है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया एक टाइप से, कि नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा आ गया हमारे पास और रो कम है, तो आपका ये क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल बन गया। सिमिलरली वर्टिकल होता है, वर्टिकल में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ रोज है वो ज्यादा है, लाइक दैट 1 2 3, ये आपके नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे इसमें, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज याद रखें, बहुत ही बेसिक चीज है, तो इसको बस आपको आइडिया होना चाहिए, व्हाट इज द वर्टिकल मैट्रिक्स, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, व्हाट इज द रो मैट्रिक्स, व्हाट इज द कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पास स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो, इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अ मैट्रिक्स विद आइदर आइदर ऑल अपर डायगोनल, मतलब जो डायगोनल के ऊपर वाले, और लोअर डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। मतलब आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट सपोज ये आपके पास, अब मैट्रिक्स मत लिखना यहाँ पर, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होता है। ये कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी सी, ये सी डी ई और ये 0 0 0। ठीक है, ये तो ये आपका डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, या तो इसके ऊपर,
या फिर इसके जस्ट नीचे सारे के सारे, इसके नीचे सारे के सारे जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एक केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, उसके नीचे या तो बिलो या फिर अबव सारे के सारे एलिमेंट कैसे हो, जीरो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अब हमारी यही है, पर इसमें दो टाइप के ट्राइंगुलर हो सकता है कि जो ऑल द एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अबव सारे जीरो, उसे हम बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर। और यदि बिलो सारे जीरो हो तो उसे हम बोलेंगे बेटा अपर ट्राइंगल। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि ऑल लोअर डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि डायगोनल एंट्रीज है उसके लोअर सारी की सारी कैसे हो, जीरो, ठीक है। वो जीरो होंगी तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये आप कट कर दीजिएगा, ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। ऐसे ही लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, ये प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स आपका, प्रिंसिपल डायगोनल, और उसके ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट कैसे हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको याद रखना लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बिल्कुल ईजी होती है। यदि डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट जीरो तो लोअर, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो तो अपर ट्राइंगुलर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको कि कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा या अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, मतलब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो तो सिंपल क्या कर देना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्री, जो डायगोनल एंट्री है ना उनका प्रोडक्ट कर दीजिए बस। डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हो, उनका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपसे बोल दिया जाए कि ए बी सी 0 1 2 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट निकालने का मुझे, ठीक है। तो मैंने देखा कि इसके ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे डायगोनल सारे जीरो है, तो मतलब इसका डिटरमिनेंट जब निकालूंगा, लेट सपोज ये ए है तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, ए इंटू वन, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना उनके प्रोडक्ट करना है, तो ए इंटू वन क्या बन गया, ए बन गया। ऐसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आप याद रखना कि ऑल नॉन डायगोनल एंट्री, मतलब प्रिंसिपल जो डायगोनल है ना उसको छोड़कर सारी की सारी एंट्री कैसी हो, जीरो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि ये देखो, ये इसको छोड़ दिया, बाकी देखो बाकी सारे एलिमेंट कैसे हैं? जीरो है, सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आप कुछ बोल सकते हो, इसे बेसिकली ऐसा भी लिखते हैं, डायगोनल ऑफ ऐसे ए बी सी। यदि ये तीन एंट्री लिखी है ना यहाँ पर ए बी सी तीन एंट्री, तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक दैट, जैसे ये लिखा है, ठीक है। ए बी सी एक थ्री क्रॉस थ्री की डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यदि आपके पास एक मैट्रिक्स है उसमें लिखा है ए बी सी, ये तीन है, और एक अनादर है उसमें भी लिखा है कि सपोज करो 2 3 4 लिखा है, ठीक है। अब आपसे बोल दिया जाए कि ए इंटू बी निकालो या ए प्लस बी निकालो, तो डायगोनल मैट्रिक्स में अच्छी बात ये होती है बेटा कि कभी भी डायगोनल एंट्री हो और दोनों का ऑर्डर सेम हो, मतलब तीनों दोनों में एंट्री कैसी हो, तीन तीन एंट्री हो डायगोनल में तो सेम है, तो आप ए प्लस बी कैसे निकाल सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ ऐड कर दीजिए डायरेक्टली। आपसे बोला जाए कि प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, सिंपल, प्रोडक्ट कर दीजिए, एलिमेंट्स को क्या कर दीजिए, 2a 3b 4c, ये प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट आ जाएगा। आपको चाहिए पावर 5, ए की पावर 5 चाहिए, तो पावर 5 निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए, सिंपल 5 पावर कर दीजिए हर एक एलिमेंट, ठीक है। आप कोई सी पावर इनवर्स चाहिए आपको, इनवर्स, तो आप सबका क्या कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए, ए का इनवर्स, बी का इनवर्स, सी का इनवर्स, ठीक है। तो याद रखना डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है ना उसका यदि आपको क्या निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, 5 पावर निकालना हो, nth पावर निकालना हो, -½ पावर निकालना हो, तो उनको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या करना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उनका डायरेक्टली जितनी भी पावर की जा रही है, 5 पावर की जाती है, 5 कर देना है, 2 पावर स्क्वायर निकालना है तो 2 सबका कर देना है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल, तो वो एक टाइप से आप जो ट्राइंगुलर देखा ना वैसा का वैसा ही है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे बन जाएगा अपना, सिंपल, जो डायगोनल एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट,
तो ए इंटू बी इंटू सी आ जाएगा डायरेक्टली ऐसे। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हो कि जब भी आपको डिटरमिनेंट निकालना हो इनका, जब भी हमें क्या निकालना हो, डिटरमिनेंट निकालना हो, तो कैसे लिखेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्री। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल है। याद रखना डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम है, तो डेफिनेटली जब उनको ऐड करेंगे तो केवल डायगोनल एलिमेंट को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट को प्रोडक्ट करेंगे, करॉस्पॉन्डिंग पावर्स निकालेंगे तो पावर्स कर देंगे हर एक एलिमेंट की, इनवर्स निकालेंगे तो तब भी इनवर्स कर देंगे हर एक एलिमेंट का। और डिटरमिनेंट निकालना हो तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट कर देना है डायगोनल एलिमेंट का। तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है ट्रेस। ट्रेस इज अ इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर IIT JEE मेंस एग्जाम। ये वाला जो टॉपिक है, बेसिकली इस टॉपिक की प्रॉब्लम क्या है, इस टॉपिक की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ये टॉपिक तो एनसीईआरटी में है ही, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहने को बहुत ही सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, टफ भी नहीं है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखो, लास्ट 2 या 3 ईयर के ट्रेस पर क्वेश्चन आया ही हुआ है, हर एक पेपर में ट्रेस का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही ईजी है। तो सिंपल है, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द ट्रेस, ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑब्वियसली ये किस में होगा भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी है, उसके अंदर ही होगा। तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, उनका सबका सम कर दीजिए। जैसे कि आपके पास ये लिखा है एक मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7 1 3 0, ये आपका ए है। अब इसका ट्रेस चाहिए आपको, तो ट्रेस ऑफ ए क्या बन जाएगा डायरेक्टली, 2 6 और 0, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना उनको ऐड कर दीजिए। ये दूसरा वाला, ये वाला है ना, ये डायगोनल नहीं होता है, इसको हम डायगोनल कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हम केवल इस वाले को डायगोनल कंसीडर करते हैं। ट्रेस क्या आ जाएगा 8 डायरेक्टली। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट उसे क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं। मतलब डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, ए आई आई, मतलब A11 A22 A33 इन सब का सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा मैट्रिक्स का। ठीक है, देखो दो मैट्राइसेस लिखी है आपके पास और उनका ट्रेस निकालना है, तो या फिर आप क्या कर सकते हो कि मैट्रिक्स ए का ट्रेस अलग से निकाल लीजिए, मैट्रिक्स बी का ट्रेस अलग से निकाल लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, सेम डिटो है। यदि माइनस का साइन भी होगा ना तो तब भी ऐसा कर सकते हो। यदि कोई कांस्टेंट लिखा है मल्टीप्लाई में कि मैट्रिक्स ए के साथ कोई कांस्टेंट के है और उसका फिर ट्रेस निकाला जाता है, तो ये कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा और ट्रेस ये बन जाएगा कि आपका कोई है, कोई रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो ये दोनों प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ के जाए। देखो स्मार्ट बच्चे और बकवास बच्चे में यही फर्क होता है, क्योंकि वो स्मार्ट बच्चे जो होते हैं ना, वो छोटे टॉपिक्स को कभी भी मिस नहीं करते, और जो बकवास होते हैं ना कि मतलब हाँ मोटा मोटा पढ़ लिया ऊपर ऊपर, वो ऐसे टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि छोटा सा टॉपिक क्यों आएगा एग्जाम में। भाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं तभी बता रहा हूँ। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो आप जाके एग्जाम में एक बार पेपर देख लीजिए, कोई सा भी 2021 का भी देख लेना, उसमें ट्रेस के 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मालूम है क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन है बहुत ही इजी, इजी मतलब बहुत ही सिंपलीफाई, मतलब इतना सिंपल आएगा जिसकी हद नहीं है, तो आप इसका फायदा उठाइए ना आप। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए ट्रेस की, कि ट्रेस ऑफ ए बी हमेशा ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होता है, ये कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है कि ट्रेस ऑफ ए बी निकालना हो या ट्रेस ऑफ बी ए निकालना हो, बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं, एलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस। एलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस की बात करते हैं तो एलजेब्रा आपको आइडिया होगा थोड़ा थोड़ा, दो मैट्राइसिस इक्वल कब होती है, तो इक्वल मैट्राइसिस, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो टू मैट्राइसिस आर इक्वल इफ दे हैव ऑर्डर इक्वल, देयर ऑर्डर्स आर इक्वल, उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एंड करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जो उनके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना वो भी इक्वल होने चाहिए। मतलब आपके पास ये लिखा है ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है आपके पास, कौन सी, A1 B1 C1 D1। ठीक है, अब ए इक्वल टू बी है तो ऑब्वियसली इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, देखो 2x2, इसका भी 2x2 सेम है ऑर्डर। साथ के साथ में जो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल, एंड फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल। याद रखना हर एक एलिमेंट
इक्वल होना चाहिए। यदि एक भी मिस हो गया तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती। तो ये चीज याद रखेंगे कि टू मैट्रिसेस इक्वल इक्वल कब होती है, जब इनका ऑर्डर सेम हो, साथ के साथ जो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो कैसे हो, हमारे इक्वल हो, तभी वो इक्वल हो सकती है। एडिशन कब करते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन। मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है कि मैट्रिक्स ऑफ एडेड इफ ओनली इफ, जब ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा ना, तभी आप मैट्रिक्स ए को ऐड कर सकते हो, मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपके पास ये लिखा है कि मैट्रिक्स ए ही है और मैट्रिक्स बी आपके पास ये है ई एफ जी एच। यदि आपको ए प्लस बी करना है, कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टी ऐड करोगे, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करोगे, थर्ड को थर्ड के साथ ऐड करोगे एंड फोर्थ को फोर्थ के साथ ऐड करोगे। और ऑब्वियसली इनका जो ऑर्डर है ना वो सेम होना चाहिए, तभी आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में ही। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की ये जो प्रॉपर्टी है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको डालो इंपॉर्टेंट पर, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर यहीं से स्टार्ट होता है मैट्रिसेस का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो आपसे बोला जाए कि ए बी एग्जिस्ट कब होगा, ये ए इंटू बी, ये एग्जिस्ट तब होगा बेटा जब आपके पास क्या हो कि जो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स बी। यदि आपके पास ऐसा हो रहा कभी भी कि जो मैट्रिक्स ए है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स उसका तो कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स उसका रो, यदि वो सेम है तो आपका उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट होगा। तो वही लिखा हुआ है ऊपर, क्या लिखा हुआ है हमने कि इफ ए का ऑर्डर, यहाँ पे लेट सपोज ए का ऑर्डर है हमारे पास ये एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर है एम क्रॉस पी, एन क्रॉस पी। अब आपसे बोल दिया जाए कि ये दोनों का ऑर्डर देखो, यहाँ पर इन दोनों का ये वाली चीज सेम है, ये यहाँ पर क्या है, सेम है, इसका तो कॉलम इसका रो दोनों सेम है, तो ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। अब प्रोडक्ट एग्जिस्ट तो करेगा, पर जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो उसका प्रोडक्ट ये होगा कि रिमेनिंग यहाँ से क्या रह गया एम और यहाँ से रिमेनिंग क्या रह गया पी, तो एम क्रॉस पी, तो रिमेनिंग ऑर्डर क्या आएगा एम क्रॉस पी। ठीक है, तो याद रखना कभी भी आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना हो तो उसके लिए स्पेशली क्या चीज ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स उसका रो आपके कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी आपका वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। अब प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो आप बेसिकली जानते होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे तो यहाँ पर डिटेल में थ्योरी देखनी है केवल। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपसे बोल दिया जाता है कि ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यूब निकालिए, ए की पावर 4 निकालिए, इस टाइप से। तो ये सब आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो ए स्क्वायर निकालना हो तो उसे आप लिख सकते हो ए इंटू ए से, ए क्यूब निकालना हो तो इसे लिख सकते हो ए इंटू ए, या फिर लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए, इससे निकल जाएगा। पर ये सब चीजें याद रखना, ये सब केवल किसके लिए होता है, केवल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी ये ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर n ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। पावर्स नहीं एग्जिस्ट, कुछ प्रॉपर्टी भी होती है जैसे कि आपके पास ए की पावर m है और ए की पावर n है, ये दोनों पर बेस सेम है एक टाइप से आप समझो, तो पावर्स ऐड हो जाती हो गई। पावर की पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई सी पावर लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, चाहे कोई सी भी इंटीग्रल पावर, ऑब्वियसली इंटीग्रल, हाफ हाफ पावर नहीं, ठीक है, इंटीग्रल पावर है सब। एम और एन कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, है ना। और ए की पावर जीरो लोगे, मतलब किसी मैट्रिक्स की पावर क्या ले रहे हो आप, जीरो ले रहे हो, जीरो ले रहे हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो जीरो मैट्रिक्स नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। कभी भी आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या ले रहे हो, पावर जीरो ले रहे हो, जीरो लोगे तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। अब जितने भी ऑर्डर की होगी उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी, यदि एन ऑर्डर की होगी तो एन ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। कभी भी ए क्रॉस बी निकालो या बी क्रॉस ए निकालो, ये कभी इक्वल होने का कोई जरूरी नहीं है, ये इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, हाँ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ए क्रॉस बी आपको निकालना है, मतलब आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, मल्टीप्लाई में, मतलब आप ए बी पहले निकाल लो फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या पहले बी सी निकाल लो फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तीनों एक ही चीज है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी फॉलो करते हैं, यदि आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाए तो जैसे कि ए इंटू बी
और ए इंटू सी कर सकते हो आप। ये मतलब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस। कभी भी किसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हो जीरो से तो आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट होना चाहिए, प्रोवाइडेड, ये लिख लेना, प्रोवाइडेड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट होगा तभी की बात करेंगे, ठीक है। चलिए एक चीज और लिख लीजिए, ए बी इक्वल टू जीरो, मतलब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आइदर ए, आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया गया है, ठीक है। तो याद रखना कभी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक मैट्रिक्स जीरो होगी आपकी कंपलसरी, नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उनके प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है वो आपका जीरो के इक्वल आ सकता है, अब मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये ले लिया, लेट सपोज ए हमारे पास ये है 0 1 0 0, एक बी मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 0 1 सॉरी 0 0 0 1। आप ए बी निकाल लीजिए, ए इंटू बी करेंगे तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे वन कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, कहीं पर भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है, ये यहाँ पे वन कर लो। चलिए निकाल लीजिए भाई, 0 1 0 0, ये 0 1 0 0, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। सेकंड कॉलम से करेंगे तो जीरो, से करेंगे ये भी जीरो, ये भी जीरो, देखो दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, और प्रोडक्ट कैसा है इन दोनों का, क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये याद रखना बहुत काम की चीज है कि कभी भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आपके पास क्या दे रखा है, इक्वल टू जीरो दे रखा है, इट डज नॉट इम्प्लाइज आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ऐसा कभी इम्प्लाइज नहीं करेगा, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस जैसे कभी भी आपसे बोल दिया जाए इडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या है, तो उसके याद रखना डायरेक्टली, ए स्क्वायर इक्वल टू, इनवॉलिटरी मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखना ये जो डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस है, ठीक है। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू समथिंग, ये दे दिया मैट्रिक्स ए, फिर आपसे बोला गया कि देन इडम्पोर्टेंट, इनवॉलिटरी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल, इनमें से कौन सा बने। तो आपको क्या करना है, और इडम्पोर्टेंट होने के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए चेक कर लीजिए, इनवॉलिटरी के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, और ऑर्थोगोनल के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। हाँ स्पेशली क्या है ये ध्यान रखना है कि ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, बाकी मैट्रिक्स में नहीं होता। आप चाहो तो एक और लिख सकते हो, नील पोटेंट, नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी ए की पावर एन इक्वल टू जीरो, मतलब एन कैसा है आपका, कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। आप 1 2 3 4 5 ऐसे पावर्स डाल रहे हो, तो कोई ना कोई ऐसी पावर्स आ जाए जिसमें वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोज होता है कि आप सिंपल इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, लाइक दैट। जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास ए लिखा है। अब ए ट्रांसपोज का सिंबल होता है एस, इसको लिखने का मतलब है कि जो फर्स्ट वाली रो है उसे ऐसे बना दीजिए कॉलम, सेकंड वाली रो है उसे बना दीजिए कॉलम, तो यही आपका क्या बन गया, ट्रांसपोज बन, ठीक है। जैसे कि आपके ऊपर वाली का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, तो नीचे वाली का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। याद रखना कि कोई भी मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज निकालना हो तो ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, कि जो रो है उन्हें इंटरचेंज कर दोगे किससे, कॉलम से। इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। याद रखना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाता है। हाँ यहाँ पे एक चीज याद रखना कि कभी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लेते हैं, दोनों सेम आते हैं। ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम को चेंज कर दोगे या फिर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे। ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ट्रांसपोज स्क्वायर ट्रांसपोज हर एक मैट्रिक्स का निकल जाता है,
पर जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। तो याद रखना ये 4 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लीजिए आप, हमेशा वापस आ जाता है मैट्रिक्स। यदि आपके पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज दे रखा है, मतलब दो मैट्रिसेस का सम का ट्रांसपोज निकालना है, तो उसे आप क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यदि आपके पास कभी प्रोडक्ट लिखा हुआ है ऐसे और उसका ट्रांसपोज निकालना, तो वो रिवर्स ओपन होता है, मतलब पहले क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज, फिर आ जाएगा ए ट्रांसपोज ऐसे। यदि ज्यादा मैट्रिसेस हो, जैसे कि ये लिखी है एन मैट्रिसेस है, तो रिवर्स ओपन होगा भाई, ए की पा ए एन ट्रांसपोज ए एन माइनस ट्रांसपोज ए टू ट्रांसपोज ए वन ट्रांसपोज, ऐसा उल्टा रिवर्स को। और यदि कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आउटसाइड आ सकता है, बिल्कुल। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी, ट्रांसपोज की बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनका हम याद रख सकते हैं। मतलब ये बेसिक बेसिक चीजें हैं और बहुत काम की है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आ रहे हैं। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट इस टाइप का टॉपिक्स है जिसमें आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम लग सकता है यदि आपने ध्यान से नहीं किया तो, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी आता है, लेंथी थोड़ा आता है, पर लेंथी तो आता ही है, तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का बड़ा क्वेश्चन आता है। पर आपने यदि उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, कोई ना कोई जो भी प्रॉपर्टी उसके रेस्पेक्टिवल जो भी प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो रही है, तो डेफिनेटली वो बहुत ही इजीली हो जाएगा। जैसे कि ट्रांसपोज वगैरह है, इसकी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दीजिए, ट्रेस है, ट्रेस की प्रॉपर्टी एडजॉइंट होता है, ये प्रॉपर्टी जब आप यूज करोगे ना तो डेफिनेटली बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इस चीज का आपका फायदा उठाना है, इसी वजह से मैं प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सिमेट्रिक मैट्रिक। व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक? तो यू नो द सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक जिसका ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो, मतलब ट्रांसपोज लेने पर क्या हो जाए, ए के इक्वल। और ऑब्वियसली किसकी बात की जाएगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जाएगी, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जाएगी। तो ये तो कुछ नहीं, ये काट दीजिएगा, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब जो उसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एवरी यूनिट मैट्रिक्स जितनी भी यूनिट मैट्रिक्स हैं सारी की सारी स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब जीरो मैट्रिक्स है पर ऑर्डर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए कंपलसरी स्क्वायर ऑर्डर होना चाहिए। वो सब हमेशा कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत ही ईजी है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, ए के, मतलब उसका ट्रांसपोज निकालो, रो और कॉलम को इंटरचेंज भी करते हो ना तो वापस मैट्रिक्स ही आ जाए सेम टू सेम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ए ट्रांसपोज निकाले हम और वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस टाइम ए के, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, माइनस टाइम ए के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक इफ ए आई जे इक्वल टू ए माइनस आई माइनस जी आई, मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। याद रखना कि जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना ये ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है हमेशा, ठीक है। ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक में, क्योंकि डायगोनल का सम क्या होता है, ट्रेस होता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या बन जाता है, हमेशा जीरो बन जाता है। याद रखिएगा, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाली प्रॉपर्टी तो आप इंपॉर्टेंट पर डाल लीजिए कि आपकी ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स, सी आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, तो आपसे बोला जाए कि देन सी ट्रांसपोज इनटू सी इज ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स, ये हमेशा कैसा आएगा, हमेशा एक जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। सी ट्रांसपोज इनटू ए इनटू सी हमेशा कैसे आने वाला है, जीरो मैट्रिक्स। कब, जब ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो और सी आपका कॉलम मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स कंपलसरी है, स्क्यू सिमेट्रिक कंपलसरी है, तब जाके ये सी ट्रांसपोज ए सी आपका क्या बनने वाला है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। वेरी 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 100% एग्जाम में क्या बोला गया, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ये चीज है मैन, मतलब उसका ऑर्डर क्या हो, 3x3, 5x5, 7x7, इस टाइप से, तो उसका हमेशा याद रखना कि उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होने वाला है, जीरो हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो उसका ऑर्डर क्या है, ऑड है, मतलब 3x3 की है, 5x5 की है, या 1x1 की है, या 7x7 की है, तो हमेशा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा।
किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, अनयूनिकली लिख रखा है वो गलत है, यूनिकली एक्सप्रेस एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब उसे आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे? जैसे कि लेट सपोज ये ए है मेरे पास, अब मैं ए को ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है, a/2 और a/2 लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, इसके साथ a ट्रांसपोज बाई 2 को ऐड कर दिया। अब जब किसी क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ से आपने हाफ कॉमन लेके ये बना दिया, तो ये जो मैट्रिक्स आती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और यहाँ से आप इन दोनों से आप लेके ये बना दिया, तो ये वाली मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चंस में हम इसका यूज करने वाले बहुत सारी जगह पे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टी है वहां से क्वेश्चंस हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। सिंपल, कभी भी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, कोई भी, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दीजिए। किससे रिप्लेस कर दीजिए? कोफैक्टर से। आपने क्या कर दिया, उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया उसको, हर एक एलिमेंट। उसे हम क्या बोलेंगे भाई, डायरेक्टली, और उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। तो कभी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, उसके लिए सिंपल, उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ पर रिप्लेस कर देना होगा। ओके, चलिए तो देखो मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, क्योंकि कोफैक्टर निकाला, जो एडजॉइंट निकालना थोड़ा सा टफ होता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो उस टाइम से बचने के लिए आपके पास क्या करना होगा वो देखिएगा। तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकाल सकते हैं, तो 4 2 क्रॉस 2 यदि 2 क्रॉस 2 का कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, सपोज करो एनी मैट्रिक्स कोई सा भी, तो उसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, उसका एडजॉइंट निकालते हो। लेट सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, उसमें एलिमेंट है आपके पास 2 3 4 5 ऐसे। तो एडजॉइंट ऑफ ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज करना है आपको, इन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज। और ये जो दोनों एलिमेंट है इनका क्या करना है, साइन चेंज, ओनली साइन चेंज। मतलब प्लस होगा तो माइनस कर देना, माइनस होगा तो प्लस कर देना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इंटरचेंज करने पर ये 5 और ये 2, ये -3 और ये -4। ये दिस इज योर एडजॉइंट फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। जो भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस होगी ना, उसके लिए हम ये डायरेक्टली यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट 3 क्रॉस 3 के लिए कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। लेट सपोज आपके पास ऐसे कोई मैट्रिक्स लिखिए, कोई भी रेंडमली लिख लीजिए आप। ये 1 2 3 4 5 7 3 2 1, ये देखिएगा, ये हमने एक मैट्रिक्स ली यहाँ पर ए, और इसका शॉर्टकट में हम देखते हैं कि इसका एडजॉइंट कैसे निकाला जा सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आप पूरी की पूरी मैट्रिक्स को ऐसे का ऐसे ही लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 7 3 2 1, ऐसा कैसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास यहाँ पर लिखा है, जैसे कि ये लिखा है फर्स्ट रो और सेकंड रो, उन दोनों को रिपीट कर देना है। तो फर्स्ट रो क्या है 1 4 3, सेकंड रो क्या है 2 5 2, इसको ऐसे रिपीट कर देना, ठीक है। अब ये वाली जो चीज है, ये जो इधर आया है फर्स्ट कॉलम, उसको सेम टू सेम इधर लिख देना पूरा का पूरा, 1 2 3 1 2। सेकेंड कॉलम को भी लिख देना आपको 4 5 7 4 5। ओके, ये लिख दिया। अब जैसे ही आपने लिखा, आपको क्या करना है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देना है, रिमेनिंग आपके पास एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, सिंपल आपको ये करना है, सिंपल यहाँ पर कि ये 4 एलिमेंट लीजिए, फिर ये 4 एलिमेंट लेंगे, फिर ये 4 एलिमेंट लेंगे, और इनका जो एडजॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायरेक्टली हमारे पास आएगा, क्या आएगा बेटा, सिंपल इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। तो 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 2
14 माइनस 5 कितना होगा, -9। सिमिलरली इधर सेकंड वाले के लिए करेंगे तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 2 ये 4। ऐसे ही थर्ड वाले के लिए 2 इंटू 7 14, 14 माइनस 15 तो दैट इज -1। ऐसे ही हम क्या करेंगे नेक्स्ट के लिए, ये वाले चारों, ठीक है। तो 7 इंटू 3 21, 21 माइनस 4 दैट इज 17। नेक्स्ट 4 ये वाले, तो 1 इंटू 3 1, 1 माइनस 9 दैट इज -8। 7 इंटू नेक्स्ट वाले के लिए 12, 12 माइनस 7 इज 5। और ऐसे ही नेक्स्ट के लिए ये 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 15 इज 7, वो भी नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो 6, 6 माइनस 2 इज 4 एंड ये 5, 5 माइनस 8 दैट इज -3। तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी फंक्शन का एडजॉइंट निकाल सकते हो। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी जगह पे एडजॉइंट निकालना थोड़ा टफ होता है, ऑब्वियसली टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो आपके लिए ये शॉर्ट ट्रिक बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। चलिए, तो ये रहेगा हमारा शॉर्ट ट्रिक एडजॉइंट का। चलिए, तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाए। इस वाले टॉपिक को बिल्कुल भी आपको ड्रॉप नहीं करना है, 1% भी ड्रॉप नहीं कर सकते आप इस टॉपिक को। इतना अच्छे से इसको पढ़ के जाए कि आपको 100% इससे मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और 100% कभी भी गलती नहीं होगी। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा उसका वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि एडजॉइंट का कभी भी डिटरमिनेंट निकालते हो तो वो क्या होता है, डिटरमिनेंट की ए की पावर n-1, और n क्या होता है, n आपका ऑर्डर होता है बेसिकली। n क्या होता है आपका ऑर्डर, ठीक है। ऐसे ही एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालते हो तो क्या बनेगा, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। और एडजॉइंट के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालते हो तो वो बनता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। आप इसके लिए आप ये भी लिख सकते हो कि एडजॉइंट एडजॉइंट ऐसे ही एडजॉइंट ऐसे कितने टाइम लिखा है, ये n टाइम लिखा है, कितने टाइम, ये n टाइम लिखा है। तो आप इसे बेसिक सपोज करो ये r टाइम लिखा है, n नहीं r लिख लीजिए, r टाइम्स, क्योंकि n तो ऑलरेडी ऑर्डर है ना। r टाइम लिखा है तो इसे आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल पावर r। यदि r टाइम लिखा है तो होल पावर r लिखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि कभी भी एडजॉइंट के अंदर कोई कांस्टेंट लिखा है k इंटू ए, तो ये जो k है ना ये बाहर निकल जाता है बाहर। पर ये याद रखना बाहर कैसे निकलेगा, k की पावर n-1। n क्या होता है, n आपका ऑर्डर होता है, n आपका क्या होता है ऑर्डर, ये, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखने का। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, बेसिकली इनवर्स होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा गया है कि इनवर्स फाइंड कीजिए, आपको तो सिंपल निकाल सकते हो। तो इनवर्स की डेफिनेशन होती है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, वन नहीं है आइडेंटिटी है ये, किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। तो मतलब ए को बी का इनवर्स, बी को ए का इनवर्स, दोनों साइड से बोल सकते हो कि ए बी इक्वल टू आई। कोई भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स कैसी हमारी इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, या फिर ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, ऐसे भी बोल सकते हो। और इसे डिनोट करते हैं ए इनवर्स, और ए इनवर्स क्या बनेगा, ये एडजॉइंट को डिवाइड कर दीजिए किससे, डिटरमिनेंट से। तो एडजॉइंट तो अभी शॉर्ट में बताया मैंने आपको, हाँ, पर स्पेशल चीज क्या है कि डिटरमिनेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। यदि जीरो हो गई तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। याद रखना कि कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब आपका डिटरमिनेंट आपका क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। यदि डिटरमिनेंट आपका नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हुआ तो फिर आपका 100% इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 100% नॉट इक्वल टू जीरो, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और प्रॉपर्टी देखते हैं तो ए इज इन्वर्टिबल, ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट हो। ए इनवर्स एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है कि उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्स जो भी होता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए आप, 100% यूनिक होता है, मतलब कोई दो दो नहीं आ सकते, हर एक मैट्रिक्स के लिए अपना केवल सिर्फ एक हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा दो इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही कभी कभी आप इनवर्स का इनवर्स निकालोगे तो वो वापस मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको। ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, दोनों बेसिकली सेम होता है। यहाँ पर रिवर्सिबल
फॉलो होता है। रिवर्सिबल लॉ मतलब जब भी आपको ए बी का इनवर्स निकालना हो तो बेसिकली बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ऐसे ही आपको है ना तीन तीन मैट्रिक्स हो, सपोज करो कि यहाँ पे लिखा है ए बी सी और इसका इनवर्स निकालने का है, तो आपको क्या निकाल सकते हो, सी इनवर्स, रिवर्स ओपन होता है, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे रिवर्स ओपन होता है ये, ठीक है। ये चीज याद रखना, रिवर्सिबल लॉ को ये फॉलो करता है। यहाँ पर यदि पावर क्या है, पावर ए की पावर एन है और उसका इनवर्स निकाला जा रहा है, तो आप पहले इनवर्स निकाल लीजिए फिर पावर निकाल लीजिए, दोनों एक ही चीज होती है। पर याद रखना पावर्स कैसी होनी चाहिए, आपके एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए कि रैंडमली कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, सिमिलरली आप एडजॉइंट का इनवर्स निकालिए, इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ इनवर्स है या फिर एडजॉइंट का इनवर्स निकालिए, दोनों एक ही कंसेप्ट होता है। यदि कभी भी आपको डिटरमिनेंट का ऐसा इनवर्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने को बोले, तो याद रखना कभी भी ए इनवर्स का डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना हो तो उसे बेसिकली आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, -1 नहीं, पावर -1, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कभी भी आपके पास ए की पावर -2 का डिटरमिनेंट पूछा तो आप क्या लिख सकते हो, 1/a का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्पेशली जब भी आप डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे, क्योंकि उसमें तो एलिमेंट होते हैं डायगोनल एलिमेंट, तो डायरेक्टली 1 का इनवर्स कर दीजिए, तो 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2 A1 का, और ऐसे A2 का इनवर्स कर दीजिए, सब एलिमेंट्स का इनवर्स कर दीजिए, मतलब उनके ऊपर क्या लगा दीजिए, डायरेक्टली -1 पावर लगा दीजिए, तो जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना उसका डायरेक्टली यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स डायगोनल मैट्रिक्स का बहुत ही इजीली निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा रहेगा। तो ये है हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्राइसेस, इनकी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले बिल्कुल डिटेल में प्रॉपर्टीज ऑफ जितनी भी हमने प्रॉपर्टी की है सारी की सारी, इनवर्स की, एडजॉइंट की, आप इसके साथ ट्रांसपोज की, इन सब प्रॉपर्टीज पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। और वो जो प्रॉब्लम है ना वो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट हो गया एग्जाम के लिए। जेई मेंस एग्जाम में यदि आप उसको भी कवर करके जाते हो तो डेफिनेटली आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज आपको याद रखना है बिल्कुल आराम से। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बिल्कुल फुली प्रॉब्लम्स के साथ, जैसे हमने वेक्टर और 3D में देखा है ये, ठीक है। जैसे वेक्टर और 3D में हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी और उसके साथ थ्योरी डिस्कस की थी, तो वही कंसेप्ट रहेगा। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो उसके लिए आपको मैंने लिंक प्रोवाइड करवा रखा है टेलीग्राम का, वहां पे आप मुझे डाउट का पिक खींच कर भेज सकते हो, जिसपे मैं ट्राई करूंगा ज्यादा जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशंस भेजने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको हर एक डाउट सॉल्व मिलेगा आपको, ठीक है। कोई भी लाइक थ्योरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पेशली कुछ भी हो, एनीथिंग लाइक कैरियर से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लिंक कर सकते हो, पिन कर सकते हो, डायरेक्टली मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। और यदि पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।